नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त एक बड़ी खबर हमको इंदौर से मिल रही। बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर से। इंदौर में एक हादसा हो गया। मोदी फॉल में 2 छात्र डूब गए। कॉलेज बंक करके पिकनिक मनाने गया था 30 छात्रों का ग्रुप। वाटरफॉल में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 28 छात्र सुरक्षित बाहर निकाले गए। रेनेसा लॉ कॉलेज के तमाम स्टूडेंट थे जो पिकनिक मनाने के लिए फॉल पर गए थे। तो मोदी फॉल में 2 छात्र डूब गए। कॉलेज बंक करके पिकनिक के लिए गए थे। 30 छात्रों का एक ग्रुप था जो पिकनिक मनाने गए थे, जिसमें से 2 छात्र उनकी मौत हो गई है। बाकी 28 छात्र रेनेसा लॉ कॉलेज के सुरक्षित बाहर निकाले गए। हमारे सहयोगी रवि इमरान सिसोदिया जुड़ गए हमारे साथ इंदौर से। रवि, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आई है कि ये 30 छात्रों का ग्रुप था जिसमें लड़के लड़कियां शामिल थे। इनमें मरने वालों का नाम हर्ष गुप्ता और वीरेंद्र गुप्ता है, जो कि यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। कॉलेज से जो जानकारी मिली है कि फिलहाल ये जितने भी स्टूडेंट जिनके बारे में जानकारी आई है, ये सब बंक कर यहाँ पर जो कुड़ेल थाना क्षेत्र के गड़िया गाँव में मोहदी फाल है, यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। जो जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आई है कि यह जो मस्ती कर रहे थे पानी के अंदर, और ऐसे में मस्ती करते हुए जो 2 छात्र थे वो काफी गहराई में चले गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। फिलहाल हर्ष गुप्ता का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है, लेकिन काफी अधिक रात हो जाने के कारण वीरेंद्र पवार नाम का जो स्टूडेंट है उसका शव बरामद नहीं हो पाया, जिसके कारण एसडीआरएफ को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो जानकारी आई है कि सभी एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्र थे। घटनाक्रम जो है मौके पर अभी भी रेस्क्यू की टीम जो है उनका काम जारी है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा रवि हमको बता रहे थे, कॉलेज बंक करके पिकनिक मनाने 30 छात्रों का ग्रुप गया था। हालांकि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। 28 छात्र हालांकि बच गए हैं। 2 छात्रों की मौत हो गई है। वाटरफॉल में डूबने के बाद छात्रों की मौत के बाद अब इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को बजट के ऊपर चर्चा की शुरुआत हुई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार से 2,41,000 करोड़ के बजट को नाकाफी बताया। कहा कि सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सरकार ने बजट में 21,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज पर खर्च होना बताया। यानी सरकार हर दिन 60 करोड़ रुपए और हर घंटे 2.5 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज चुका रही। भनोट ने कहा, बजट में अगले वित्तीय वर्ष में 49,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने का प्रावधान प्रस्तावित है। भनोट ने मांग की 5% तक वैट कम कर पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी राहत दी जाए। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा, सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। जयवर्धन सिंह ने भी कटाक्ष किया कि ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि कर्जदार मध्य प्रदेश के लिए बजट है। जवाब में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में दिल खोलकर खर्च किया। आगे भी जरूरी योजनाओं के लिए बजट का इंतजाम करेंगे। इस वर्ष 47,101 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है सरकार ने, और लगभग 21,000 करोड़ रुपए जो ब्याज पे अदायगी कर रही है। जो कर्ज जो ले रखा उस पे ब्याज के रूप में जो दे रही है। तो सरकार स्थिति ये है कि उधार लेकर घी पीने का काम कर रही है, और सभी जगह सभी क्षेत्रों का जो ध्यान रखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नवनिर्माण के लिए, वो भी ध्यान नहीं रखा गया। कोरोना जैसे काल में भी बढ़ी है और हम तो टारगेट के ऊपर जा रहे हैं, तो घटी तो नहीं है, हम बढ़ रहे हैं और आगे हमारे ब्लॉक्स और हमारे नीलाम में आ रहे हैं। तो उससे ज़्यादा आज हमने बोला है कि जो हमारे अभी ब्लॉक्स आए हैं नीलाम में, उसमें 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा हम उसमें रॉयल्टी अर्न करने वाले हैं। भले ही शिवराज सरकार ने कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रिक्त पदों की परीक्षा गड़बड़ी मामले में जांच के आदेश दे दिए हों, बावजूद इसके कृषि महाविद्यालयों के छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। गुरुवार को ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल की अर्थी जलाई। पिंडदान करने के साथ साथ मुंडन कराया। टॉपर छात्रों ने 200 में से 190 और 195 नंबर हासिल किए, जबकि मंडल ने जो उत्तर पुस्तिका जारी की उसमें 100 सवाल में से 3 उत्तर गलत हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि यदि इतने अधिक नंबर पाने वाले पढ़ने वाले छात्र होते तो उन 3 सवालों के उत्तर क्यों देते। छात्रों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। व्यापम का अर्थी दहन की है, क्योंकि व्यापम मर चुका है और वो लगातार फर्जीवाड़ा कर रहा है। और व्यापम एक ही कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड है 3 राज्यों में, उसी कंपनी को बार बार टेंडर दे रही है। वो 3 स्टेटों में
ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी उसी कंपनी को क्यों ये दे रही है बार बार। इधर मध्य प्रदेश में संतों और संस्कृति के संरक्षण के लिए महिलाओं का एक बड़ा संगठन आगे आया। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद ने मध्य प्रदेश के लिए पूरी योजना तैयार कर ली। जबलपुर की समाजसेवी डॉक्टर कल्पना मिश्रा को राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। गुरुवार को उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया। अब जल्दी संगठन की जिला कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में संगठन की महिलाएं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय दिखाई देंगी। संगठन का मकसद न सिर्फ संतों की सुरक्षा के लिए काम करना है, बल्कि संगठन की महिलाएं जरूरतमंदों की मदद और सुरक्षा के साथ लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का अभियान चलाएंगे। हमारा मकसद ये है कि राष्ट्रीय संत सुरक्षा का जो मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, उसके महत्व को समझाएं, जो हम सब आज के ज़माने में भूल चुके हैं। विदिशा के पूर्व बीजेपी विधायक मोहर सिंह ठाकुर का निधन हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पूर्व विधायक के निधन की खबर के बाद शहर के माधवगंज क्षेत्र में बाजार बंद रहे। पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर की अंतिम यात्रा में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मोहर सिंह ठाकुर विदिशा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जिन बीहड़ों में कभी डकैत पुलिस के लिए चुनौती बने थे, अब उसी चंबल में अफीम की अवैध खेती ने हर किसी को चौंका दिया। मुखबिर से मिली सूचना पर सबलगढ़ में चौखापुरा गांव में अफीम की फसल को पुलिस ने पकड़ा, जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ आंकी जा रही। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जिले में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती पकड़ी गई। बड़ी बात यह, यहाँ लंबे समय से खेती हो रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी, जिसमें पुलिस को काफी दूर तक पैदल भी चलना पड़ा। 4 बीघा खेत में अफीम की खेती हो रही थी। तकरीबन 80 क्विंटल अफीम को 7 से 8 ट्रैक्टर में भरकर थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। इस बात का पता लगा रही है कि ये अफीम कहां सप्लाई की जा रही थी। जो लोग बता रहे हैं जनता के अनुसार, लोगों के अनुसार कि इसकी कीमत करीब 10 करोड़ हो सकती है, तो वो जब्त कर रहे हैं। हम एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा कायम कर रहे हैं। जो अभी प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि ये जो खेत थे, इसमें 4 आरोपी बन रहे हैं लगभग, उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इंदौर के विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में आए ड्रग्स पेडलर सम्राट को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी सम्राट का शराब पीते एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कई युवा पार्टी में दिख रहे हैं। टेबल पर ड्रग्स रखी हुई नजर आई है। ड्रग्स तस्कर सम्राट याग्निक को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। इस दौरान पुलिस उसके बॉलीवुड कनेक्शन और ड्रग्स सप्लाई करने वाले मददगारों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये पता चला है कि सम्राट ने एक इवेंट कंपनी खोली थी, जिसके जरिए वो बड़े बड़े स्टार से कनेक्शन बनाने की कोशिश में जुटा था। पुलिस के अनुसार उसका एक वीडियो हाथ लगा है, जिसमें वो पब में नए ग्राहकों को तलाशता नजर आ रहा है। उसके निशाने पर अक्सर अमीर घरों की युवक युवतियां रहते थे। पब में पार्टी के दौरान वो उनको भरोसे में लेकर ड्रग ऑफर किया करता था और फिर उन्हें इसकी आदत लगा देता था। इतना ही नहीं, होटल्स में डांस कराने के लिए यूक्रेन और कजाकिस्तान की लड़कियां भी लेकर आता था। दोनों को मिलाकर अभी तक लगभग 56 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और इसके साथ साथ कुछ बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है जो शुरुआती दौर में फरार थे। इसमें इन लोगों से पूछताछ चल रही है। अलग अलग शहरों में रहे, मुख्य तौर पर कई जगहों पर मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों में इनके बारे में जानकारी इन लोगों ने दी है। भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में गवाहों से पूछताछ लगातार जारी है। गुरुवार को भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी जिला कोर्ट में पेश हुई, जहां उनकी बच्ची के संबंध में सवाल दोबारा पूछे गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बच्ची के जन्म के बारे में सवाल पर उन्होंने पहले झूठ कहा था। आयुषी की बेटी ने जन्म स्थान को लेकर आरोपी शरद की ओर से वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने सवाल पूछा। ये पूछा गया कि बच्ची का जन्म इंदौर हुआ
तो डॉक्टर आयुषी ने उसका जन्म महाराष्ट्र में क्यों बताया। इस दौरान डॉक्टर आयुषी ने स्वीकार किया कि बच्ची के जन्म के सवाल पर झूठ कहा, क्योंकि आयुषी को आरोपियों की तरफ से धमकाया गया कि बच्ची को विकलांग घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि आयुषी ने ये स्वीकार किया कि महाराज की आत्महत्या के 4 दिन पहले आयुषी का जन्मदिन था, तो महाराज ने उन्हें गिफ्ट में सोने का हार दिया था। उनकी बेटी कुहू को लंदन भेजने की बात हो रही थी। शुक्रवार को भी आयुषी की पेशी होनी है। कुहू के लंदन जाने की जानकारी आपको थी। इन दोनों के बीच में आपके झगड़े चल रहे थे और आपके और कुहू के झगड़ों के बीच महाराज ने आत्महत्या कर ली। सीधे तौर पर आरोप लगाया तो आयुषी उस आरोप से न कर गई। कल की तारीख तय की गई है फिर से अगले कोर्ट परीक्षा में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के बजट पर एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इस बजट में कोई सोच नहीं, ना कोई टैक्स कम किया, ना वैट घटाया। पेट्रोल, डीजल, रसोई का तेल सब कुछ महंगा है। शिवपुरी में 8 मार्च को होने वाले किसान महापंचायत में अब किसान नेताओं ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या विधायक सांसद किसान महापंचायत के मंच पर नहीं होगा। भारतीय किसान मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष अनिल यादव ने किसानों के साथ एक मीटिंग कर रूपरेखा तय की। फीस वृद्धि के विरोध में सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता कटनी के तिलक कॉलेज का घेराव करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता कॉलेज गेट पर पहुंचे वैसे पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। मुरैना में अफीम की खेती पर कार्रवाई जारी है। चंबल के बियड़ में अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए 20 क्विंटल अफीम जब्त की गई। अब तक की कार्रवाई में पुलिस 10 करोड़ से ज्यादा की अफीम जब्त कर चुकी है। 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। ग्वालियर का एयरपोर्ट स्टाफ की कमी के साथ साथ आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का CISF का 19 करोड़ रुपए बका है, जिसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर लगातार सरकार से पत्राचार कर रहे हैं। सरकार से पैसा रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। आज से भोपाल हबीबगंज स्टेशन पर 10 रुपए की बजाय 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलने लगा है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या न बढ़े, इसको लेकर रेलवे का फैसला है। पिछले साल 22 मार्च से प्लेटफॉर्म टिकट बंद हुए थे, लेकिन आज से नई व्यवस्था लागू हुई। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू जाने के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ा। स्थिति ये कि अब बाघिन अपने एक शावक नहीं बल्कि 4-4 शावकों के साथ रोड पर दिखाई दे रही हैं। रिजर्व के कोर जोन से बाघिन के 4 शावक पहली बार वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों ने बाजी मारी। इंदौर को 9वां स्थान मिला, यानी इंदौर देश के टॉप 10 शहरों में 9वें स्थान पर सबसे अच्छा रहने काबिल शहर है। तो भोपाल 19वें, ग्वालियर 31वें स्थान पर है, जबकि रायपुर 18वें नंबर पर। इंदौर नगर निगम पालिक को परफॉर्मेंस के आधार पर देश की सबसे अच्छी नगर निगम का तमगा मिला। वहीं सूची में भोपाल की नगर पालिका 3रे स्थान पर है। इंदौर नगर पालिक निगम को देश की 114 नगर पालिक निगमों में इस रैंक पर रखा गया। इसी रैंकिंग में रायपुर को 7वां स्थान मिला। ग्वालियर 34वें, जबलपुर 43वें नंबर पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिलासपुर को 7वां, उज्जैन को 19वां, सागर को 40वां और सतना को 54वां स्थान मिला। ईज ऑफ लिविंग में हम 9th में हैं और इसमें बहुत सारे पैरामीटर में हम टॉप पे हैं, लेकिन कुछ 1-2 पैरामीटर हैं जिसमें हमको काम करना है। उसके लिए कहा गया है विभाग के अधिकारियों को कि किस में हमको और तेज़ी से काम करना है। वो भी अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पे नंबर 1 पे आने की संभावना है। चाहे स्वच्छता की बात हो या एयर क्वालिटी की बात हो या ग्रीनरी की बात हो, सभी पैरामीटर्स पे काफ़ी सारा काम जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया है, जिसके कारण हम लोग ये सुनिश्चित कर पाए हैं कि पिछले साल से काफ़ी पायदान ऊपर आते हुए इस बार भोपाल 3रे पायदान पर आया है। मध्य प्रदेश में
माइनिंग लीज यानी कि खनिज पट्टों के आवंटन के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी अनिवार्य की गई है, जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले पर दायर जनहित याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते का वक्त देते हुए पूछा कि आखिर माइनिंग लीज देने से पहले खनिज मंत्री की अनुमति लेने का प्रावधान क्यों लागू किया गया। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर की गई। याचिका में कहा गया, ऐसा करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में विधायिका का दखल है, जो संविधान की मंशा के खिलाफ है। याचिका में आरोप लगाया कि खनिज पट्टे लेने के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी अनिवार्य किए जाने से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पनपेगा। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि सरकार ने अपनों को उपकृत करने की मंशा से नियम में संशोधन कर इस प्रावधान को जोड़ा है। विदिशा के शासकीय मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। 60 दिन के बाद फिर से विदिशा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदीश्वर के मुताबिक प्रतिरोधक क्षमता कम होने की स्थिति में फिर से संक्रमण का खतरा हो सकता है। 60 दिन के बाद पहली बार जिले में 11 कोरोना मरीज मिले, जिनमें 7 मरीज विदिशा शहर से हैं। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वो वायरस डेवलप नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परंतु आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी तो वो वायरस जाएगा और डिसीज डेवलप करेगा। अतः ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो मास्क लगाना छोड़ दे, सोशल डिस्टेंसिंग लगाना बंद कर दे, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। आप मास्क लगाते रहिए। ग्वालियर का एयरपोर्ट स्टाफ की कमी के साथ साथ आर्थिक दिक्कतों से दो चार हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी का और CISF का 19 करोड़ रुपए बकाया, जिसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, सरकार से पैसे रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होने के कारण मुंबई के लिए बोइंग विमान चलाने की योजना खटाई में है। स्पाइस जेट प्रबंधन अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट को अहमदाबाद से ग्वालियर होकर मुंबई तक चलाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए प्रबंधन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से समर सीजन में सुबह का स्लॉट मांगा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टाफ की कमी की बात कह रहा है। ऐसे में स्पाइस जेट को मन माफिक समय न मिलने पर 25 मार्च से ये फ्लाइट रद्द हो सकती है। कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित लोगों से बात भी करूंगा और मेरा मानना है कि अगर उसकी सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश पुलिस संभाल लेगी तो उनका पर्याप्त स्टाफ भी रहेगा और स्टाफ के कमी के कारण जो रात्रिकालीन व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं वो हम देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में पुणे की मुंबई की उड़ानों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हम सबको मिल सकता है। और हल्का श्रेय लेने के लिए राजनीति हो रही है, भले वो शिवराज सिंह जी हों, हमारे क्षेत्रीय सांसद हों और क्षेत्रीय राज्यसभा सांसद हो सिंधिया जी, सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। सरकार की जो हालत है वो हालिया बजट में आपने देख ली कि आज उनके पास देने को कुछ नहीं है, पूरे कर्जे में सरकार है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार खास आयोजन की तैयारी कर रही है। जबलपुर में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की ओर से देश भर के नामचीन कलाकारों को नेताजी के जीवन पर लाइव पेंटिंग का मंच दिया गया। 5 मार्च को नेताजी के राष्ट्रवाद और युवा सरोकार पर नेशनल सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। जबलपुर से नेताजी के गहरे रिश्ते होने की वजह से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय उनकी 125वीं जयंती पर यह कार्यक्रम करवा रहा है। NGMA के डायरेक्टर जनरल और देश दुनिया के नामी मूर्तिकार अद्वैत गणनायक से हमारे सहयोगी विजेंद्र ने खास बातचीत की। और यहाँ से जब जेल में मैंने देखा सुभाष जी का, तो हाँ सरप्राइज हो गया कि किस तरीके लोग स्ट्रगल किए और हमारी कंट्री के लिए, और किस तरीके मेहनत किए और जुनून। वो बोलते थे मेरे को खून दो मैं आज़ाद दूंगा, उस तरह का हम इंस्टॉलेशन भी तैयार कर रहे हैं। हमारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर जबलपुर कैसे नेताजी को भुला सकता है। जबलपुर में ही नेताजी अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। आप देख पाएंगे कि नर्मदा की लहरों की तर्ज पर यहाँ पर एक कैनवास
बनाया गया है, जिस पर नेताजी का पूरा जीवन चित्र जो है वो उकेरा जा रहा है। खास बात है कि एनजीएमए के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक साहब भी जबलपुर पहुंचे हैं, जो कि देश के जाने माने मूर्तिकार भी हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो मुखातिब हो रहे थे, लेकिन मैंने इंटरप्ट किया है। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश एनजीएमए की ओर से दी गई है, और सुभाष को जबलपुर आज बड़ी शिद्दत से यहाँ याद कर रहा है? क्या बात है, मतलब अभी मेरे को जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो फील कर रहे हैं मैं भी सुभाष हूँ, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किए, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, 200 आर्टिस्ट मिल के जहाँ एक काम करते हैं, जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, आइडिया बताते हैं, और इस तरह का सुभाष थे, वो भी थे, वो बोल रहे सर मैं इससे बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, सारे मिलके जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, ये जबलपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और जबलपुर के बारे में मैंने जो सुना है, इतना भाई, इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ से ओशो का आश्रम भी शुरुआत हुआ था, तो इस तरह का बड़े बड़े जो आर्टिस्ट यहाँ, राजा सुजय मध्य प्रदेश से ही सारे, हुसैन जी, जो कुछ बड़ी बात हम करते हैं सारी उनका जागा है। और यहाँ पर जो हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका जो जुनून सारी यहीं से मिला उनको। और वो जो आप सोचिए उनका जो ताकत, वो नर्मदा रिवर जैसा मेरे को लगता है। तो इसलिए हम इस तरह का, क्योंकि रिवर है ना, अपना रास्ता तैयार कर लेता है, और जहाँ टारगेट है ना वहाँ पहुँचता है, इसलिए उसका नाम भी हम इस तरह का प्लान किया कि वो नर्मदा रिवर जैसा लगे। तो ये सब चीज़ मिलके एक बहुत बड़ी वातावरण, स्पेशल मेरे लिए और आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। एनजीएमए के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक जी बता रहे हैं कि नर्मदा नदी की तरह ही सुभाष जी का भी जीवन चरित्र रहा। यही वजह है कि नर्मदा की लहरों जैसा कैनवास तैयार किया गया है। न नर्मदा कभी रुकती है, ना सुभाष चंद्र बोस जीवन में कहीं ठहरे, और यहाँ से एक अद्भुत संदेश देने की कोशिश, देश भर को देने की कोशिश एनजीएमए की ओर से की गई है। और जबलपुर इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस को, अपने नेताजी को बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।